The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. जब भी मार्केट गिरता है एक लाइन जरूर सुनाई देती है कि एफआईआईज भाग रहे हैं और इंडिया से पैसा निकाला जा रहा है और तुरंत हर तरफ डर का माहौल बन जाता है। तो क्या इंडिया का ग्रोथ स्लो हो रहा है? क्या एक्चुअल में मार्केट क्रैश आने वाला है? क्या एफआईआईज एसटीटी और एलटीसीजी टैक्स के कारण ही भाग रहे हैं? मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। एफआईआई सेल क्यों कर रहे हैं? क्या इस पॉइंट पर ये इंडिया के लिए डेंजरस है? और रिटेल इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए? एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी और पिक्चर एकदम क्लियर हो जानी है। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन तोड़ देते हैं। एफआईआईज भाग नहीं रहे हैं, दे आर एलोकेटिंग और री एलोकेटिंग कैपिटल। देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशक किसी के सगे नहीं है, वो कहीं परमानेंटली इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। जब इंडिया में मार्केट फेवरेबल लगेगा तो वो फिर से वापस आ जाएंगे और 90s का जो इतिहास था वो फिर से दोबारा दोहराया जाएगा। आप कई गुना ज़्यादा कीमतों में शेयर्स को उनको फिर से बेच पाओगे। पर आखिर क्यों सबको टेंशन हो जाती है जब एफआईआईज एग्जिट करने लगता है? तो देखिए महाराज, 1990 से टोटल नेट एफआईआईज या एफपीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगभग 15,76,000 करोड़ हो गई है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9,41,000 करोड़ शेयर बाजार में लगा है। और अभी करंट वैल्यू के हिसाब से एज पर द लेटेस्ट एनएसडीएल डेटा, एफपीआई एसेट अंडर कस्टडी एयूसी यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में उनकी लगभग 74,76,000 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब डॉलर टर्म में 880 बिलियन डॉलर्स। अब सोचो, उनका 9.5 लाख करोड़ आज 74 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि 8 गुना। नाउ एनएससी पे लिस्टेड कंपनीज की टोटल मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू अभी है लगभग 450 लाख करोड़, 450 लाख करोड़। उस हिसाब से 74 लाख करोड़ का मतलब है 17% की हिस्सेदारी एफआईआईज की अभी स्टॉक मार्केट में है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें से सबसे ज्यादा लगभग 32,61,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एयूसी जो है सिर्फ यूएसए से बनी हुई है। तो जब यूएसए में अच्छा माहौल हो जाता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, तो एफआईआईज वापस से अपनी होम कंट्री भागते हैं या फिर कहिए कि अगर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो उनको बुलाया जाता है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं। एज पर कैश मार्केट प्रोविजनल डेटा, सिर्फ 2025 में एफआईआईज ने 3,06,000 करोड़ के शेयर्स बेच डाले हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन मत होना कि 9.5 लाख करोड़ की टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 3 लाख करोड़ बेच दिया, नहीं। 9.5 लाख करोड़ 1990 से लेकर अभी तक उन्होंने पैसा इंडिया में डाला है, जिसकी की कीमतें बढ़ गई, जो कि आज की डेट में उसकी वैल्यू लगभग 74 लाख करोड़ है। तो उसमें से 3 लाख करोड़, 74 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ यानी कि 4% माल एक साल में लगभग बेच दिया। उस हिसाब से 2016 से एफआईआई या एफपीआई ने 11 लाख करोड़ का माल बेच डाला है। फिलहाल एफआईआई की हिस्सेदारी इंडियन मार्केट में 17% रह गई है, विच इज ऑल टाइम लो। वही देखने वाली बात है कि डीआईआई की हिस्सेदारी लगभग 18-19% हो गई है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो महाराज, समझा आपने हमारी चिंता का कारण भी एफआईआईज भागने से क्यों हमें डर लगता है। देखिए, अब समझते हैं क्या कारण है कि एफआईआईज का एक्सोडस हो रहा है, यानी कि पलायन हो रहा है, और क्या चांस है कि 2026 में ये वापस आएगा। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार आलाप रहे हैं कि एसटीटी एंड एलटीसीजी टैक्स दोनों लगाना मार्केट को भारी पड़ रहा है। देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2004 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम लेड बाय
Prime Minister Manmohan Singh. At that time, many investors were under-reporting or avoiding capital gain tax on equity traders. Now, individual transaction tracking उस टाइम में जो थी वो बहुत डिफिकल्ट थी। भाई साहब के पास आप ये कह लो कि लोगों के पास एडवांस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते थे आज की तरह, जहां पे आपको रिपोर्टिंग में इजी हो। देखिए, एसटीटी ने ट्रेडिशनल कैपिटल टैक्स रिपोर्टिंग को खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों को एसटीटी देना था ऑन एवरी बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG tax on listed shares became exemption from income tax under the newly introduced section 1038 of the income tax और LTGC tax टाटा बाय बाय खत्म। And short-term capital gain STCG were taxed at a concessional rate of initially 10% only, मात्र 10% था हमारा। The government shifted from complex dispute-prone capital gain assessment to a straightforward low-rate transaction tax collected automatically at source by stock exchange। अब उस टाइम इक्विटी डिलीवरी पर अगर हम बात करें तो बाय सेल दोनों पर 0.075% ईच साइड, यानी कि बाय सेल दोनों पे लगता था। टोटल आप कह लो कि 0.15% लगता था, और डेरिवेटिव और अदर सेगमेंट पे थोड़ा सा लोअर रेट था, कुछ सेपरेट। अब उसके बाद रिवीजन होते गए। अब 2016 तक यही रेट रिवाइज होके इक्विटी डिलीवरी में 0.1% पे चला गया, जो कि अभी भी है। इंट्राडे इक्विटी में 0.025% सेल साइड पे सिर्फ, फ्यूचर पे 0.01 सेल ओनली साइड, ऑप्शन पे 0.017% ऑन प्रीमियम सेल साइड पे था। पर अभी जो करंट रेट चल रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली हायर है। देखिए, इक्विटी डिलीवरी पे अभी वही है 0.1%, बाय एंड सेल दोनों पे मिला के 0.2%, इंट्राडे इक्विटी सेल साइड पे सिर्फ लगता है 0.025%, फ्यूचर्स पे ये काफी बढ़ गया, यानी कि अब है ये 0.0125%, पहले से 25% ज्यादा। ऑप्शन सेलिंग पे 0.1%, मतलब इक्विटी के बराबर, और पहले कितना था ये सोचो, 0.01, अभी है 0.1, तो गजब बढ़ा है। और अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करी है, यानी कि फिजिकल डिलीवरी ली है या दी है, तो 0.125%, यानी कि सबसे ज्यादा आपको इस केस में देना पड़ेगा। अब महाराज एसटीटी तो पहले से था, तो अब क्यों हलाप रहे हो? भी प्रॉब्लम एक्चुअल में तब चालू हुई जब 2018 में एलटीसीजी को दोबारा से लागू किया गया, जो 2004 में हटा दिया गया था। फ्लैट 10% on profit above 1 lakh per year. Now the government withdraw the full exemption previously available under section 1038 of the Income Tax Act. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हटा दिया उसको, एग्जाम्पशन को, लॉन्ग टर्म को। तो अब दोनों टैक्स लग रहे हैं, एसटीटी भी दे रहे हो, एलटीसीजी भी लगा दिया। फिर 2024 में एलटीसीजी को 25% बढ़ा के 12.5% कर दिया गया 10% से, और एसटीसीजी 15% से बढ़ा के 20% कर दिया। नाउ लॉन्ग टर्म एफपीआई के लिए रिटर्न्स काफी कम हो गए। अब इसमें एवरेज 5% पर ईयर हमारा रुपया भी डिप्रिशिएट हो जाता है, तो आप उसको भी जोड़ दो। सो द कॉस्ट विल कम टू अराउंड 7.5% फॉर लॉन्ग टर्म एंड 25% इन शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफआईआई के लिए डिस्करेजिंग है। वहीं अगर हम बात करें एसटीटी की, तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ी है, ये अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए, एफआईआई अक्सर एल्गोरिदमिक या एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जहां हाई टर्नओवर स्ट्रैटेजी पे काम किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वगैरह पे। नाउ एसटीटी ज्यादा होने से, खासकर हाइक्स के बाद, हर ट्रेड का जो ब्रेक इवन लेवल है वो थोड़ा ऊपर चला गया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, नए इनफ्लोज डिलेड होते हैं, और रिस्क ऑफ पीरियड में एफआईआई जल्दी एग्जिट करता है।
ना दूसरा, सेबी का रेगुलेशन भी काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, रिपोर्टिंग कंप्लायंस आर गेटिंग डिफिकल्ट। सेबी हर रोज किसी न किसी बड़े प्लेयर को पेनल्टी लगा रही है। इसके साथ अगर हम 2024 का LTCG हाइक 10% से 12.5% और STCG में 15 से 20% का जो है वो भी जोड़ दें, और साथ में जो हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट का ना होना, और रुपी जो हमारा लगातार हर साल गिर रहा है, तो ये सब कुछ जोड़ दें तो टोटल टैक्स प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इंडिया को ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कॉम्पिटिटिव तो बना देता है। अब एक्सपर्ट ने माना है कि कम्युलेटिव ड्रैग FIIs को सस्ते और ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट मार्केट की तरफ पुश कर रहा है। पर एक चीज़ है, गजब है जो देखने को मिली। देखिए, पहले कई सालों से हैवी FII जो है वो हैवी सेलिंग कर रहा है। इसके बावजूद आप देखोगे 2016 से निफ्टी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इनफैक्ट 2021 और 2025 में मार्केट ने 24% और 20% का एनुअल रिटर्न दिया था। अब इसका प्रमुख कारण है DIIs की जबरदस्त बाइक, यानी कि FIIs जितनी सेल करती है उसका ऑलमोस्ट डबल DIIs बाई कर रहा है। अब यही मेन रीजन है निफ्टी के पॉजिटिव रिटर्न का। तो आपकी जो SIP है, जहां FIIs को एग्जिट दे रही है, पैसा लेके जा रहे हैं आपका, वही निफ्टी को भी संभाले हुए है। तो रिटेल में दम है, कम मत को हमारे इन्वेस्टर्स को। ये सोचो, अगर FIIs भी बाय कर रही होती तो क्या होता, निफ्टी सीधा 60,000 के पार। बट FIIs क्यों नहीं कर रहा? देखिए, क्या लगता है कि सरकार LTCG या STT में रिलैक्सेशन देगी? क्या चांस है? देखिए, पिछले साल 2025-26 का जो बजट था उसमें फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 15,70,000 करोड़ के आसपास रखा गया, लगभग 4.4% ऑफ टोटल GDP। अब सरकार ने उसका 62%, अप्रॉक्सीमेटली 9.70 लाख करोड़ टैक्स में ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं नवंबर तक में। तो अब ये कहो कि 4 महीने में 6 लाख करोड़ और कलेक्ट करने हैं, तो टोटल डायरेक्ट टैक्स हमारे पास लगभग 18 लाख करोड़ का, और उसमें से STT जो है लगभग 54,000 करोड़ और LTCG लगभग 40 से 50,000 करोड़ देता है। तो ऐसे में सरकार अपना फिजिकल डेफिसिट मीट नहीं कर पाएगा अगर आपको रिलैक्सेशन दे देगा तो टैक्स कट तो LTCG का और STT का मुश्किल लगता है। बट देखते हैं क्या चलता है। तो क्या लगता है कि FIIs कब वापस आएंगे, और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, FIIs के जाने के कई कारण होते हैं, सिर्फ आप टैक्स को दोष नहीं दे सकते हैं। अभी और भी मैं आई ओपनर रीजंस बताऊंगा आपका, जिसको आपको भी एज ए इन्वेस्टर कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च में दोस्तों, बस एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, है ना। देखिए, टैक्सेस के अलावा जो पहला रीजन है वो है हाई वैल्यूएशन और प्रीमियम प्राइसिंग। इंडियन इक्विटीज ग्लोबल और इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में काफी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, यानी कि PE रेशियो ज्यादा है। देखिए, चाहे GDP ग्रोथ स्ट्रांग हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप समझो कि एक कंपनी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छा है, बट कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आप खरीदोगे क्या? FIIs को नियर टर्म में लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है, खासकर जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मॉडेस्ट हैं और कई बार मीट भी नहीं हो रही एक्सपेक्टेशन। इस वजह से FIIs प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और पैसे किसी सस्ते स्टॉक मार्केट की तरफ रीअलोकेट कर रहे हैं। यही दूसरा रीजन भी बन जाता है। देखिए, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, चाहे इंडिया का GDP ग्रोथ स्ट्रांग हो, 7 से 8% अभी बता रही है सरकार, बट सरकार की टैक्स की कमाई बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, पर क्या बिजनेस भी सेम रेट पे ग्रो कर रहा है? सरकार के टैक्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस भी बहुत बढ़ रहा है।
ऐसा जरूरी नहीं है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कई सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। अभी जो Q3 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एविएशन, एनर्जी, एफएमसीजी ऑल आर मिसिंग एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बाय 10 to 20%। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक्स हमेशा 50 से 100 पी रेशियो पर ट्रेड नहीं कर सकते। इतनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी चाहिए, पर हाई ग्रोथ फेज किसी भी कंपनी का 2-4 साल से ज़्यादा नहीं रहता है। मार्केट कैप्चर हो जाता है, फिर एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे वो कंपनी बढ़ती रहती है। ऐसे में 100 पी पर स्टॉक्स की बिकवाली होगी ही होगी। यानी कि कह महाराज, अगर स्टॉक प्राइस बढ़ाना है तो सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ाओ। यही ग्रोथ थी जो पहले एफआईज को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता था। अब कंपनीज की सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कम पर प्राइस ग्रोथ को ज्यादा हो गई है, तो कोई तो हाई प्राइस पर प्रॉफिट करके भागेगा। अब डीआईआईज आपको तो बोल नहीं सकते कि एसआईपी मत करो, और डीआईआईज के बाप का पैसा तो है नहीं, हमारा पैसा और लुटा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में भी। ना तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है करेंसी प्रेशर और रूपी डेप्रिसिएशन। ये नोन फैक्टर है कि रुपया हमारा हर साल लगभग 4 से 5% टूट रहा है। अब इसको कोई भी एफआईआईज अकाउंट करता है। देखिए, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी और रिस्क अवर्जन सेंटीमेंट। देखिए, ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नए टैरिफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग यूएस रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, फिर कमोडिटी प्राइस में वीकनेस, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा रिस्क अवर्जन है, इन सब चीज़ों ने एफआईआईज को थोड़ा कॉशियस बना दिया है। इस एनवायरनमेंट में काफ़ी एफआईआईज अपना पैसा सेफर या हाई यील्ड, जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलता है एसेट, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब शायद गोल्ड में, बॉन्ड्स में, सिल्वर में, या कोई और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अब जो फिफ्थ स्ट्रॉन्ग रीजन है वो यूएस इंडिया ट्रेड डील में डिले होना या अनसर्टेनिटी है। अब एक बड़ा ओवरहैंग ये है कि यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड डील पर प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है और कुछ क्लियर नहीं है। साल निकल गया हमारा ना। एफआईआईज को लग रहा था कि भाई टैरिफ में रिलीफ मिलेगा या फेवरेबल ट्रेड टर्म्स आएंगे, लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशंस मेटेरियलाइज नहीं हुई तो अभी ये अपना बेचे जा रहे हैं। बट देखिए, यूएस ट्रेड डील की प्रॉब्लम इस साल की है और एफआईआईज पिछले 5-6 सालों से बेचे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा लिंक होता है टैक्सेशन पॉलिसीज से और अर्निंग ग्रोथ से। ये दो फैक्टर मेरे को जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं। आपको सच में एफआईआईज को बुलाना है या देश को विकास करना है, तो इसके लिए मोदी गवर्नमेंट को एक लाइन में कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने होंगे, बिजनेस इजी करना होगा, करप्शन खत्म करना होगा, फेवरेटिज्म की पॉलिसीज खत्म करनी होगी कि भाई फला लाला को ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इजी करना होगा, अनजस्टिफाइड टैक्सेस हटाने होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी, रिजर्वेशन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। सीधी भाषा में ये कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब करना जब एफआईआईज भैया वापस आएंगे, वरना रिटर्न्स बहुत शानदार नहीं मिलेंगे, या फिर हर डिप पर एसआईपी करते रहो। होपफुली ये वीडियो आई ओपनर होगी आपके लिए। अगर एनालिसिस सीखनी है तो विजिट praveenkhaitan.com, और अगर एडवाइजरी चाहिए तो विजिट malamalindia.com। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी थोड़ी हेल्प होगी और साथ में मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।